बताइए सन 2022 के लिए आपने क्या प्लान बना रखा है? कहां पर आपका रडार काम करता हुआ दिख रहा है लॉन्ग साइड पर? शायद ऐसा है कि मार्केट में एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स होते हैं उस पर लोग कई बार क्या होता है कि हम जो मार्केट की डेली मूवमेंट, वीकली मूवमेंट और खास करके अगर आप टेलीविजन चैनल पे ग्लूड हैं टोटली, तो हम कई बार लार्जर पिक्चर को हम काइंड ऑफ भूल सा जाते हैं। और मैं ये मानता हूँ, मैं तो मेरे पास तो कोई टेलीविजन भी नहीं है घर पे, कोई टेलीविजन कनेक्शन भी नहीं है, तो मैं तो टीवी देखता भी नहीं हूँ। एंड उससे उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ जीवन में अभी तक। तो उसके चलते ये होता है कि मैं मार्केट से थोड़ा सा पीछे हटके एक लार्जर व्यू, बर्ड्स आई व्यू लेता हूं बाजारों का। एंड ये कांस्टेंट बेसिस पे मैं देखता रहता हूं और मुझे ये नजर आता है कि अगर लॉन्ग टर्म डेटा देखें ब्रॉडली ग्लोबल मार्केट्स की और इवन इंडिया की, तो अगर आप और मैं आपको पहले यूएस मार्केट की, जहां सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है, उसके कुछ आंकड़े देता हूं कि अगर मार्केट्स 2 साल लगातार स्ट्रांगली अप हो, स्ट्रांगली का मतलब हुआ 15%, 17% अप हो, राइट, मतलब एक साल, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में फिर उसके अप रहने की संभावना becomes only 50%. ओके, becomes only 50%. और अगर 3 साल लगातार मार्केट्स अप हों, तो फोर्थ ईयर अगर 100 ईयर हिस्ट्री देखे तो मार्केट्स डाउन ईयर होते हैं। मेरे ख्याल से शायद हार्डली कोई ऐसा इंस्टेंस होगा जहां की 3 इयर्स के बाद फोर्थ ईयर भी मार्केट अप रहा हो। तो अगर हम इस आंकड़े को देखें तो ये हमें समझ में आता है। अगर यूएस देखें तो 2019 में मार्केट अप था, 2020 में मार्केट ऑब्वियसली अप था, 2021 में भी अभी तक अप है। अभी लगता नहीं है मुझे कि अगले 2 महीनों में वो इतना डाउन हो जाए कि ईयर टू डेट या फुल कैलेंडर ईयर में माइनस हो जाएगा। तो अब ये इंटरेस्टिंग चीज ये कि 3 साल बैक टू बैक वेरी स्ट्रॉन्ग गेन्स मार्केट ने डिलीवर किया है यूएस मार्केट्स के लिए। इससे ये संभावना काफी प्रबल है कि नेक्स्ट ईयर कैन बी नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर यूएस मार्केट्स। ओके, जस्ट ब्रॉड आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में कोई 100% सर्टेनिटी की चीज नहीं होती है। दुनिया में सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटीज देखनी है। प्रोबेबिलिटी अभी ये कहता है कि अगला साल हो सकता है यूएस मार्केट्स डाउन हो। अब देखना ये कि यूएस मार्केट्स अगर डाउन है तो हमारे हिंदुस्तानी मार्केट्स पे क्या इसका असर पड़ेगा। फॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट्स के लिए ये आंकड़ा अभी तक उतना खराब नहीं हुआ है, बिकॉज हमारे लिए 2019 बहुत ही पुअर ईयर था, 2018 भी पुअर ईयर था, और 2020 वाज द फर्स्ट गुड ईयर वी हैव हैड इन 3 इयर्स। एंड वो भी मतलब समझ लिए 12-13% निफ्टी अप था। ये साल एक्चुअली स्पीकिंग एक स्ट्रॉन्ग ईयर हुआ है। इसका मतलब 2 साल बैक टू बैक वी हैव हैड गुड ईयर्स, which means that we are now having a probability of a 50% chance that next year will also be a up year. अब इस आंकड़े के आधार पर हमें कम से कम इतना तो समझ में आता है कि it's now a 50-50 chance and not a 80% chance that markets will rally as much as they have rallied in the last 2 years, or that they will fall, very sharply. It's now a very evenly balanced, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में कि एक evenly balanced मैच है। ये अभी अब इवनली बैलेंस्ड मैच है फॉर 2022। व्हाइल फॉर यूएस मार्केट्स प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब 70-80% ये है कि मार्केट्स माइट हैव अ डाउन ईयर। जी, चलिए तो शर्मा साहब, अब आप बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, और बखूबी आपने एक पिच रिपोर्ट पेश करी कि 50% चांस है कि हमारे लिए सन 2022 एक अच्छा साल बीतेगा। आप एक बहुत जानी मानी पीएमएस चलाते हैं और ऊपरी क्वार्टाइल में आपके रिटर्न्स भी हैं। अब बताइए किस तरीके से स्टॉक पिकिंग करनी है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ आपको लगता है कि इस वक्त वैल्यूएशन या रिलेटिव वैल्यूएशन आपके फेवर में है लॉन्ग साइड पर? तो पहली बात, शायद देखिए वैल्यूएशन तो एक काफी मूविंग टारगेट है, बिकॉज अगर आप मार्केट में लंबा खेलें तो आप 5 पी के स्टॉक को भी जस्टिफाई कर सकते हैं और 50 पी के स्टॉक को भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि दोनों ही क्यों नहीं, मतलब क्यों सही नहीं है। तो मैं वैल्यूएशन का बहुत बड़ा प्रेमी नहीं हूं और मेरा ये मानना है कि मोमेंटम ज्यादा जरूरी चीज है समझना बनिस्बत की वैल्यूएशन।
50p की चीज 100p भी होती है, 100p की चीज 200 भी होती है, और 50p की चीज 5 भी हो सकती है, और हर लेवल पे आपको लगेगा कि यही राइट पी है। मेरा ये मानना है कि जो चीजें ठीक चली हैं करंट ईयर में, जो कि लार्जली द मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस, ब्रॉडली स्पीकिंग वही स्पेस आगे भी ठीक रहेगा। अगेन मैं हमेशा कहता हूं, पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पिच बेशक आसान हो, लेकिन अपनी तकनीकी तौर पे आप लूज शॉट्स ना खेलें, आप बिल्कुल ही गे अबैंडन के साथ बैटिंग ना करें। कम से कम उतना ही अगर सावधानी आप बरतेंगे तो आप जनरली स्पीकिंग सेफ रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस मार्केट में अभी देखिए पिछले 15 दिन में 10 दिन में काफी शार्प करेक्शन हुए हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जो होना भी चाहिए था, वो हम उम्मीद कर रहे थे पिछले 6 महीने से कि हो, अभी हमने देखा कि हुआ है। अ लॉट ऑफ देम, नथिंग हैज चेंज फंडामेंटली, दे आर स्टिल गोइंग टू लुक एट वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, और अगले साल भी 22-23 के अगर नंबर्स देखें तो जो भी मैनेजमेंट्स की विजिबिलिटी है और बिजनेस की विजिबिलिटी है, उस पर ये नजर आता है कई कंपनियों के 22-23 के नंबर्स भी बड़े अच्छे आएंगे। लेकिन स्टॉक्स 20-20% घट गए हैं। ये मार्केट है, मार्केट में हर चीज बिल्कुल अरिथमेटिकली नहीं होता है। तो इस बार अभी हम देखा है कि काफी शार्प करेक्शंस हुए हैं कई सेक्टर्स में, कई स्टॉक्स में। मेरा ये मानना है कि आपको उन शेयर्स को आज लेना चाहिए। तो शर्मा साहब, 2-3 बातें तो क्लियर हुई कि आप क्वालिटी स्टॉक्स में मोमेंटम चेस कर रहे हैं जहां पर अर्निंग्स में कोई फर्क नहीं दिखता। एक और बहुत बढ़िया बात पिछले महीने भर में ये हुई शंकर जी कि मूडीज की तरफ से रेटिंग्स अपग्रेड आया, और फाइनेंशियल सेक्टर में जो आप तेजी देख रहे हैं वो देखते ही बनती है। हर तरीके का प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है, और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आपने एक रौनक आती हुई देखी है। मजबूती से हम लोग मॉर्गेज सेक्टर में ट्रैक कर ही रहे हैं तेजी। यहां पर आपको कुछ पसंद आता हो, ये एक एक्चुअल मोमेंटम जोन है जो बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया तरीके से खेलना आता है। मोमेंटम जोन ये बिकॉज इसलिए कर रहा है शैल, क्योंकि इस सेक्टर जो फाइनेंशियल है वो जब से तेजी हमारी मार्च 2020 से स्टार्ट हुई, तब से ये लैगर्ड सेक्टर रहा है। तो लास्ट ईयर बैंक निफ्टी ने मेरे ख्याल से 0% रिटर्न्स दिया था, जबकि निफ्टी ने 12-13% प्लस रिटर्न्स दिए थे। ये साल भी बाय एंड लार्ज ये काफी टेपिड रहा है टिल रिसेंटली। तो अब क्या होता है कि कोई भी चीज परमानेंटली तो खराब नहीं रह सकती है, और अगर आप देखें तो ये काफी बड़ा हिस्सा है आज भी निफ्टी का, मेरे ख्याल से 35-37% हो गए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के। तो इसको कभी ना कभी तो कैश अप रैली करना था, और वो कर भी रहा है। मैं यही कहता हूं कि मार्केट्स में ऑल और नथिंग गेम नहीं खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना रखे बैंक्स फाइनेंशियल्स में, या सारा का सारा 40-50% बैंक्स एंड फाइनेंशियल में रखे, जैसा कि कई पीएमएस ने लास्ट ईयर रखा हुआ था, और जब क्रैश आया तो सारे 30-40% घट गए। तो मेरा यह मानना है कि बैंक्स एक बड़ा हिस्सा है मार्केट का। हमने अपने पीएमएस में एक छोटा एक्सपोजर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं रखा है, लेकिन एक रखना चाहिए। खास करके जो एसबीआई जैसे बैंक्स हैं जो काफी बीटन डाउन रही हैं। बैंक बहुत ही उच्च कोटि का बैंक है, वो पब्लिक सेक्टर का टैग लगने के कारण उसको एक बेसिक वैल्यूएशन कंप्रेशन होता है, लेकिन बैंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है मैनेजमेंट वाइज, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो हमने वो लिया था, और अभी देखिए तो काफी उसने अच्छा भी किया है। तो मेरा मानना है 4-5% पोर्टफोलियो का कम से कम बैंकों में रखना चाहिए। स्पेस बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन जीरो के लायक भी नहीं। ये तो बहुत बखूबी आपने समझाया कि कम से कम सिंगल डिजिट लो प्रतिशत आपका पोर्टफोलियो बैंक्स में होना चाहिए, और एक जो बैंक पसंद आता है शर्मा साहब को फिलहाल एसबीआई, जो कि रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शंकर जी, हम लोग हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरे छिमाही को बहुत अहमियत देते हैं। आपने इस पर कई साल टिप्पणी भी करी कि सेकेंड हाफ इज ऑलवेज बेटर देन फर्स्ट हाफ। अब हम लोग देख रहे हैं कि शोरूम्स में अगर आप जाएं तो भीड़ का तांता है। कई जगह आपको वेटिंग लिस्ट दिख रही है किसी भी कारण, और हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन थीम, आप और मैं बहुत शौकीन हैं खाने पीने के, इंतज़ार करते हैं होटल्स के बाद और रेस्टोरेंट्स के बाद। ये जो प्राइवेट कंजम्पशन थीम है, इसको किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था और स्टॉक्स में खेला जाए? तो मैं तो यही कहता हूं शैल के भारत की सबसे बड़ी कोर कॉम्पिटेंस के हर नेशन का एक कंपेरेटिव एडवांटेज होता है, राइट? अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो है, जर्मन की इंजीनियरिंग है, चाइनीज की
पहले मैन्युफैक्चरिंग थी, मैन्युफैक्चरिंग प्लस टेक्नोलॉजी है। भारत की क्या कोर कॉम्पिटेंस है? और मैं बोलता हूं भारत की कोर कॉम्पिटेंस है 120 करोड़ या 130 करोड़ जनसंख्या। ये एक अपने आप में इतना बड़ा एक फोर्स है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन दिल्ली में बैठा हो, हाँ, जब भी शंकर शर्मा को बैठा दें, शैल को बैठा दें, किसी को बैठा दें, मुझे तो लगता है 5, 6, 7% ग्रोथ तो आपसे आप आएगा ही आएगा साहब। अगर आप बहुत स्मार्ट हो तब आप 10%, 12% लाओ अगर एज अ गवर्नमेंट, तब तो मैं मानूं कि आपने कुछ अल्फा जनरेट किया। इस देश की जो संख्या है, जनसंख्या, उसके चलते ही एक नेचुरल कंजम्पशन है, नेचुरल ग्रोथ है, जो 5% मेरे ख्याल से स्टेबल स्टेट है ही। इतने लोग हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, कपड़े पहनते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, पिक्चर देखते हैं, समोसे खाते हैं, तो मतलब वो तो एक इकोनॉमिक इंजन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन भी है, तो ज्यादा कंजम्पशन है उनमें, तो वो एक गिवन है साहब, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, अब वो वापस आ रहा है विद अ वेंजेंस। द कंजम्पशन has not gone away, it got postponed, and अब हम उसकी बंचिंग देख रहे हैं। तो लिटरली इट्स बिकम कि मतलब अगर आप 500 आदमी की कैपेसिटी थी और एक एक आदमी करके जाए तो भीड़ नहीं होगी, लेकिन 500 के 500 एक साथ एक ही गेट से जाएंगे तो भीड़ बढ़ेगी। अब वो 500 लोगों को रेस्टोरेंट जाना है, पीवीआर में देखना है, आइनॉक्स जाना है, और बाय द वे हमने सब कुछ लिया भी हुआ है, उन्होंने काफी अच्छा भी किया इन सेक्टर्स में। तो मेरा लगता है कि ये जो थीम है कंजम्पशन का, अब ये काफी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। शर्मा साहब, हम लोग पिछले लगभग 6 महीने से देख रहे हैं कि एक नया सेक्टर बाजार में खुलता हुआ दिखा है, वो है इंटरनेट कंपनीज का। जोमेटो की लिस्टिंग हुई है, कई ऐसी कंपनी हैं गेमिंग स्पेस में और जुड़ी हुई इंटरनेट थीम से, जहां पर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, स्टॉक प्राइसेस दौड़ रहे हैं, और कम से कम मेरे जैसे लोगों ने जो वैल्यूएशंस पढ़े थे ईपीएस और पीई पर, उनको थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आपने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, अमेजन को ट्रैक किया है सन 2001, सन 2002 में। बताइए कुछ ऐसे तौर तरीके जिन्हें इन कंपनीज को वैल्यूएशन करने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो शायद इसका मतलब ये है कि हम लोगों को रिटायर कर जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, और मुझे भी क्योंकि ये सब चीजें हमारे बस की है नहीं समझनी। तो क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनीज, ये सारी चीजें विदेशों में तो, खास करके अमेरिकी बाजारों में तो काफी मतलब वर्षों से ये प्रथा चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए नई चीज है। बट मैं इस चीज से काफी खुश हूं कि एटलीस्ट इंडिया ने एक डोर ओपन किया है लोकल कंपनीज को कैपिटल देने का, जहां पर कि उतना हम फिनिकी नहीं है कि पी रेशियो 10, 15, 20 होने चाहिए। यहाँ तो पी रेशियो कैलकुलेट भी नहीं हो सकते इन कंपनियों के। अब ये प्ले ये है साहब कि इसमें एक जोमेटो को ना लें या एक नजारा को ना, या जितनी भी कंपनियां भी आएंगी, कई सारी आ रही हैं, ये एक पोर्टफोलियो अप्रोच लें। और अगेन जैसे मैं कहता हूं कि इन्वेस्टिंग में कोई ऑल और नथिंग का गेम नहीं है, इसको आपको एक बैलेंस रखना है अपने गेम में। तो उस बैलेंस के तहत आप 10-20% एक चुनिंदा 5-10 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाइए इंटरनेट स्पेस में, और उनमें आप निवेश करें। बिकॉज आपको ये नहीं मालूम होगा आज की डेट में इसमें से बड़े विनर्स कौन होंगे। कई कंपनियों में, सेक्टर में पता चलता है कि जब गुजरात अमुदर सीमेंट आया था 87, मालूम था मैनेजर बड़ी अच्छी है, अच्छा करेंगी। जी जी, बिकॉज वहां एक प्रेडिक्टेबिलिटी है सीमेंट में या स्टील में। इंटरनेट पे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 5 साल के बाद मालूम चलेगा। देयरफॉर आपको थोड़ा सा इसमें एक जुआ की तरह खेलना है। मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन उस तरह से अगर देखें कि मैं अपने बेट्स को स्प्रेड कर दूं और 10 स्टॉक्स ले लूं, 5 स्टॉक्स ले लूं, और देखते हैं फिर कौन सा घोड़ा इसमें पास करता है द पोस्ट। अदरवाइज आप इसको साइंटिफिकली ओल्ड मेथड से आप नहीं एनालाइज कर सकते इन सारी कंपनियों। चलिए, ये बात बिल्कुल समझ में आई कि कम से कम 3 या 4 स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए और देखते हैं 5 साल बाद क्या रंगत आपको इंटरनेट कंपनीज आपके उस पोर्टफोलियो में देती हैं। शंकर जी, आखिरी 2 प्रश्न। हम लोग एक सेक्युलर चेंज आते हुए देख रहे हैं, एक साइक्लिकल सेक्टर जिसका नाम है शुगर। तेल की बढ़ती कीमतें और एथेनॉल का बढ़ता इस्तेमाल आपको यहाँ पर प्रेडिक्टेबिलिटी दे रहा है रेवेन्यूज में। क्या ये एक ऐसा सेक्टर है जो आप लंबी अवधि के लिए अपने पीएमएस में देख रहे हैं, या यहां भी आपको निराशा हाथ लगती हुई दिखेगी जैसा कि अक्सर हुआ है? तो एथेनॉल की जो साइकिल का चीज है, ये एथेनॉल कोई नई चीज नहीं है। पिछली बार भी ये 10 साल पहले भी ये बातें बहुत हुई थी हिंदुस्तान में कि खास करके जब ऑयल
$70-80 के ऊपर चला जाता है तो एथेनॉल वापस एक जाग जाता है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ऑयल के प्राइसेस या कंजम्पशन के लिए फ्यूल के कॉस्ट कम हो जाए। तो ये कहानी पिछले 10-15 साल से रिपीट हो रही है। वापस देखिए ये कहानी ने काफी जोर पकड़ा है क्योंकि ऑयल $75-80 तक पहुंच गया है। मेरा ये मानना है कि एथेनॉल की जरूरत है, बट उसमें यही है ग्लोबल डिबेट कि आप कितना यूज करें जिससे कि आप बैलेंस ऑफ फूड प्राइसेस अपसेट ना करें, बिकॉज फूड के प्राइसेस अगर बढ़ जाए बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ग्रेन्स व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर बायोफ्यूल, देन उसके चलते गरीबों को और या मध्यवर्गीय लोगों को भी तकलीफ पहुंचेगी। तो थोड़ा एक फाइन बैलेंस है। फिलहाल के लिए तो शुगर के लिए यह बिल्कुल बड़ी अच्छी चीज है कि मतलब एथेनॉल के चलते वो एक बहुत बड़ा टेलविंड मिल गया उनको। अगर ऑयल प्राइसेस यहां पर रहे तो ये सेक्टर काफी तेजी में रहेगा। ऑयल प्राइसेस $20-30 पे आ गए वापस, तो फिर ये सेक्टर वापस हम 5-7 साल के लिए भूल जाएंगे। जी शंकर जी, आपसे आखिरी प्रश्न। आपने कभी भी इच्छा व्यक्त नहीं करी पीएसयूज में और पीएसयू बैंक्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए, लेकिन क्या इस बार कुछ आपको अलग दिखता है एसबीआई के अलावा? अलग ये दिखता है साहब कि एयर इंडिया के बाद एक नया जोश आया है निवेशकों में कि ये कंपनियां बिक जाएंगी और इन कंपनियों के न्यू मैनेजमेंट टर्न अराउंड करेंगे। मेरा मानना है नहीं बिकनी चाहिए, बट मेरे मानने से कुछ नहीं होता। मैं अगर निवेशक की तरह सोचूं तो एक अच्छी चीज है कि कंपनियां बिकेंगी, नए मैनेजमेंट्स आएंगे, होपफुली दे विल टर्न देम अराउंड एंड देयरफॉर अगेन छोटा मोटा एक्सपोजर बिल्कुल रखना चाहिए इस स्पेस में। जी चलिए शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी और इतनी सटीक राय आपने हमारे दर्शकों को दी। हमारी तरफ से आपके पूरे परिवार को, पीएमएस शेयर होल्डर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवाली की। सन 2022 मैं उम्मीद करता हूं सन 2021 से भी आप सबको बढ़िया रिटर्न्स देता हुआ देखिए।